खबरों का सारथी। 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ रामलला और हनुमानगढ़ी में की पूजा अर्चना, राम मंदिर निर्माण कार्य का लिया जायजा। सपा कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज, कमलनाथ पर रामगोपाल यादव का हमला, रामगोपाल ने कमलनाथ को बताया छुटभैया नेता। भारत ने रचा नया कीर्तिमान, अंतरिक्ष में भरी मानव रहित उड़ान, गगनयान के क्रू एस्केप सिस्टम की टेस्टिंग सफल। नशे के कारोबारियों की 3.24 करोड़ की संपत्ति जब्त, ईडी ने की कार्रवाई, सॉफ्टवेयर की आड़ में अमेरिका भेज रहे थे प्रतिबंधित दवाइयां। सेंट्रल बार एसोसिएशन चुनाव का ऐलान, 24 नवंबर को मतदान, अगले दिन नतीजा, 4 नवंबर को प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी होगी। और कलयुगी चाचा ने रिश्तों को किया कलंकित, 6 महीने की मासूम हुई हैवानियत का शिकार, आरोपी चाचा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। इस बीच कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। ब्रश फैक्ट्री में लगी है भीषण आग। वीआईपी रोड पर ब्रश फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड मौके पर मौजूद है। उत्तर प्रदेश के कानपुर से इस वक्त की ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रेव3 के भैरव घाट चौराहे पर ब्रश फैक्ट्री में आग की बड़ी घटना सामने आई है। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। रेव3 के भैरव घाट चौराहे पर ब्रश फैक्ट्री, जहां पर आग की ये बड़ी घटना सामने आई है। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रश फैक्ट्री में आग, भीषण आग की घटना सामने आई है। वीआईपी रोड पर ब्रश फैक्ट्री में भीषण आग की खबर सामने आई है। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। रेव3 के भैरव घाट चौराहे पर स्थित है ये ब्रश फैक्ट्री, जिसमें बड़ी आग की घटना सामने आई है। ब्रश फैक्ट्री में आग की ये भीषण घटना, कानपुर से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वीआईपी रोड स्थित ब्रश फैक्ट्री में भीषण आग की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। पुलिस प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। आग कितनी भीषण लगी है साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कानपुर में ब्रश फैक्ट्री में बड़ी आग की घटना सामने आई है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। वीआईपी रोड स्थित ब्रश फैक्ट्री में आग की बड़ी घटना सामने आई है। कई दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। प्रशासन के साथ दमकल विभाग की दर्जनों गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर कानपुर से आपको दिखा रहे हैं। आग कितनी भीषण है, तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। कई गाड़ियां दमकल विभाग के मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रही हैं। देश की बात में उत्तर प्रदेश के देवबंद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आ रही है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी है। देवबंद से ये अहम खबर, बस की टक्कर से 15 श्रद्धालु घायल हुए हैं। इस वक्त की ये अहम खबर, घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। तो रोडवेज ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी। हादसे के वक्त नशे में धुत था रोडवेज का ड्राइवर। बस में सवार यात्रियों ने काटा हंगामा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको देवबंद से दिखा रहे हैं। पुलिस ने चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर देवबंद से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देवबंद के सरकारी अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है।
सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है। देवबंद से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी है। हादसे में 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बस की टक्कर से 15 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। इस वक्त की अहम खबर देवबंद से आपको दिखा रहे हैं। हादसे के वक्त नशे में धुत था रोडवेज बस का चालक। बस में सवार यात्रियों ने भी हंगामा काटा है। इस दौरान चालक और परिचालक को पुलिस ने हिरासत में लिया है। तो देवबंद के सरकारी अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया, वहां इलाज चल रहा है। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है। देवबंद से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी है। 15 से ज्यादा श्रद्धालु इस दुर्घटना में घायल हुए हैं। घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। इस बीच बस में सवार सवारियों ने हंगामा किया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर बस के चालक और परिचालक को हिरासत में लिया है। नशे में धुत बताया जा रहा है बस का ड्राइवर। तो देवबंद के सरकारी अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरनगर के गांव रजपुरा के रहने वाले हैं सभी घायल। सभी श्रद्धालु दर्शन के लिए जा रहे थे। शाकंभरी देवी के दर्शन के लिए सभी श्रद्धालु जा रहे थे। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। रोडवेज बस ड्राइवर के नशे में होने के चलते यह हादसा हुआ है। तो देवबंद से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। निश्चित रूप से इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली में श्रद्धालुओं के जाने की खबर, ये भी एक अफसोसजनक खबर है निश्चित, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारियों पर पाबंदी है। किसी भी तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारियों का लाना ले जाना पूरी तरीके से वर्जित है। उसके बावजूद भी तमाम घटनाएं ऐसी सामने आ रही हैं जिसमें ट्रैक्टर में सवार होकर श्रद्धालु या सवारियां ट्रैक्टर में सवार होकर पाई जाती हैं, और जो दुर्घटना की वजह भी ये ट्रैक्टर ट्रॉलियां बनती हैं। तस्वीरें साफ तौर से सामने आ गई हैं। रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी है, और ट्रैक्टर ट्रॉली में चूंकि सवारियों को ले जाना वर्जित है, किसी भी प्रकार की सवारियों को ट्रैक्टर ट्रॉली में ले जाना वर्जित है, उसके बावजूद भी धड़ल्ले से इस तरीके से ट्रैक्टर ट्रॉलियों में सवारियां या श्रद्धालु हों सब भरकर लाए और ले जाए जाते हैं, और ऐसी घटनाएं आए दिन सामने आ रही हैं। तो पुलिस प्रशासन भी ऐसे वाहनों पर ध्यान नहीं देते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। श्रद्धालुओं को या आम सवारियों को ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं ला सकते हैं। यहाँ पर जरूरत है जब भी हंगामा करेगा, जब बस रोकती है कुछ नहीं रोक। मैं भी जब अरे एक परिचालक था इसमें, वो कूद के भागा जी। एक परिचालक इनसे पूछो कौन था जी। मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पे ड्रिंक कर रहे थे, जिन्हें चलाने का बिल्कुल नहीं पता था। ट्रैक्टर ट्रॉली वाले वो रोक के, और सारे जितने यात्री थे सभी के चोट आई जी। ड्रिंक कहाँ कर रहे थे? मुजफ्फरनगर बस स्टैंड पे अपनी बस में बैठ के। बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी है। मुजफ्फरनगर के गांव रजपुरा के रहने वाले सभी घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देवबंद के सरकारी अस्पतालों में इन सभी श्रद्धालुओं को, घायल श्रद्धालुओं को भर्ती कराया गया है। घायलों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। रोडवेज बस ड्राइवर के नशे में होने के चलते यह हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर आपको देवबंद से दिखा रहे हैं। सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की देवबंद से आपको दिखा रहे हैं। रोडवेज बस ने ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर मारी है। इस घटना में 15 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हुए हैं।
देश की बात में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली खबर। हरदोई में लोक जागरण अभियान प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे हैं। हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की भीड़ उमड़ी। अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ जमकर आक्रोश भी व्यक्त किया। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर नरम रुख भी दिखाया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं किसी के पिता या बहन के बारे में न कह सकूं। जो खिसिया जाते हैं वही यह बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं करना था तो बुलाया ही क्यों था। यदि मेरा नेता कोई टिप्पणी करे तो मैं उसे रोकूंगा। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा मुखिया अखिलेश ने ट्रैफिक व्यवस्था में अवरोध बन रहे सांडों को लेकर किए कटाक्ष। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख वोटों की कमी से सपा प्रदेश में सरकार नहीं बना पाई। सरकार, आपको बता दें, बूथ कार्यकर्ताओं से मेहनत कर बूथ जीतने की उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जो एक्सप्रेस बन रहे हैं उससे पूंजीपतियों की जेब में पैसा जाएगा, लेकिन मैंने जो आगरा एक्सप्रेस वे बनाया उससे सरकार का खजाना भरा है। उन्होंने शिविर में आए कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प भी दिलाया। कहां से यात्रा ऑन करने का नहीं, ऑन करने की जरूरत नहीं, इको आएगा। तो हमारा जो प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, 500 वर्ष के संघर्ष के बाद वो आज अपने भव्य दिव्य रूप को प्राप्त होने जा रही है। निर्माण कार्य चल रहा है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आम आदमी पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आप पार्टी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं पार्टी ने प्रदर्शन को हल्ला बोल नाम दिया है। आपको बता दें, आपके जिला अध्यक्ष पंडित शेखर दीक्षित के नेतृत्व में सभी जिलों में कार्यकर्ता इस गैर संवैधानिक गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेकर लखनऊ के हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अमेठी से है, जहां एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री व सांसद अमेठी स्मृति ईरानी ने नवरात्रि के शुभ अवसर पर अमेठी के शक्तिपीठ मंदिरों में पूजा अर्चना की। अपने एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बीजेपी नेताओं ने फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। स्मृति ईरानी ने अमेठी के तिलोई विधानसभा क्षेत्र स्थित अहोरवा भवानी मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। इसके बाद गौरीगंज पहुंची, जहां पर हाल ही में हुए बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे की पत्नी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की और पूर्व जिला अध्यक्ष उमाशंकर पांडे को ढांढस बंधाया। स्मृति ईरानी ने गौरीगंज के दुर्गन भवानी धाम में महिलाओं के साथ पूजा अर्चना की और माता रानी से अपने क्षेत्र की जनता की कल्याण की कामना भी की। स्मृति ईरानी मां कालीकन धाम भी पहुंची, माता रानी के दर्शन किए और अमेठी जिले वासियों के लिए मन्नत मांगी, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वापस लखनऊ के लिए रवाना हो गई। हर नागरिक के लिए, हर बड़े के लिए, हर बच्चे के लिए प्रार्थना की कि सुख का परिवार में वास हो, समृद्धि का आशीर्वाद मिले और सभी स्वस्थ रहें। माँ मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां एलन हाउस स्कूल में G20 शिखर सम्मेलन की थीम पर आयोजित इवेंट का आज दूसरा और अंतिम दिन रहा। भारत की G20 की गरिमामयी अध्यक्षता एवं उपलब्धि से प्रेरित होकर एलन हाउस पब्लिक स्कूल खलासी लाइन में भी मॉडल G20 समिति का 2 दिन आयोजन किया था। कानपुर के इतिहास में यह पहला मौका था जिसकी शुरुआत एलन हाउस पब्लिक स्कूल के द्वारा की गई है। वैश्विक अर्थव्यवस्था पर आधारित इस अद्भुत शैक्षिक ज्ञान यज्ञ में सुपर हाउस ग्रुप के अधिकांशतः विद्यालयों एवं दूसरे अन्य विद्यालयों ने भी हिस्सा लिया। प्रत्येक विद्यालय की समिति का हर छात्र किसी न किसी देश की आर्थिक व्यवस्था को परिलक्षित कर रहा था। छात्रों का प्रेजेंटेशन एक से बढ़कर एक था। कार्यक्रम की रोचकता को बनाए रखने के लिए देशभक्ति की विराट भावना, वसुधैव कुटुंबकम पर आधारित एक मनोरम नृत्य का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने देश के साथ साथ वैश्विक मुद्दों को भी समझा, जिस पर अपनी प्रस्तुति भी दी।
के साथ साथ देश दुनिया में G20 इवेंट ने भारत को कई सारे कीर्तिमान दिलाए हैं। भारत का नाम विश्व में भी रोशन हो रहा है। भारत के पास इस बार मौका था G20 की मेज़बानी का, लेकिन इस मेज़बानी से भारत देश के बच्चों ने भी बहुत कुछ सीखा और उसी थीम पर एक बहुत बड़ा इवेंट प्लान किया, जिसको लेकर हमने देखा कि किस तरीके से एलन हाउस ने अलग अलग स्कूलों के बच्चों को यहाँ पर बुलाया और उन बच्चों को इस इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला है। लेकिन इस इवेंट से जुड़ी और बातचीत के लिए हमारे साथ में एलन हाउस के प्रिंसिपल डॉक्टर रुचि सेठ जी जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत मैम आपका के न्यूज़ इंडिया पर। थैंक यू मैम, आज सेकेंड डे है और क्लोजिंग सेरेमनी भी आज है। सबसे पहले तो ये कि आपको लग रहा है कि ये इवेंट सक्सेसफुल रहा, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिला? यस बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस तरीके की कमेटी मीटिंग्स हुई हैं बच्चों की, दे वर रियली इनकरेजिंग, और जिस तरीके से डिस्कशंस और रिसर्च वर्क बच्चों में चल रहा था, ये बहुत देखते ही बनता था नज़ारा कि बच्चे कितना ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं ग्लोबल इश्यूज़ और अपने कंट्री के इश्यूज़ को लेकर के, एंड दे वर सो अवेयर व्हेन दे वर डिस्कसिंग ऑन टॉपिक्स लाइक शेरपा कमिटी, न्यू दिल्ली समिट एंड इंटरनेशनल प्रेस. सो दे हैड डन लॉट ऑफ गुड रिसर्च एंड दे वर अवेयर, दे वर डिस्कसिंग पॉइंट्स विच वर क्वाइट सब्सटैंशियल एंड रेलिवेंट. बिल्कुल, तो देखिए बहुत सारी अहम चीज़ों को लेकर, अहम मुद्दों को लेकर जिन्होंने वैश्विक स्तर पर भारत को पहचान दिलाई, उन पर तो बात हुई ही, लेकिन साथ ही साथ भारत में इंटरनली जो मुद्दे थे जिन पर समस्याएं थी, जैसे मणिपुर के मुद्दे को लेकर मैंने देखा कि एक कमेटी में क्राइसिस हुआ, बच्चों ने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया। आपको लग रहा है कि अब जब ये इवेंट हुआ, इसके बाद और भी आपने बताया कि इवेंट्स इस तरीके के होते रहते हैं, तो अगले इवेंट में बहुत कुछ सीखा है बच्चों ने और इसमें और बेहतर अगले इवेंट में परफॉर्म करेंगे? डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमने अपने स्कूल में राइट फ्रॉम क्लास 6th ऑनवर्ड्स बच्चों को पार्टिसिपेट कराया, एंड वो कल का उनका enthusiasm was worth seeing when they said, no ma'am, we are participating and we are doing a lot of research, we are discussing. It was so good to hear from people, from children of class 6th onwards, that they were so excited and they were full of that enthusiasm to participate in committees. तो ये एक बहुत बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ थी देखने लायक. तो मैं 2 दिन से यही ऑब्जर्व कर रही थी कि क्लासरूम में भले ही पढ़े या ना पढ़े, but then when it comes to working on things collaboratively, then they put in, give it their 100%, and they are also interested in learning things outside the classroom. बिल्कुल, आउटसाइड द क्लासरूम जो नॉलेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो बच्चों ने सीखी भी है। मैम, बहुत सारे बच्चे हैं आपके स्कूल के, साथ ही साथ शहर के बाकी के जो अन्य स्कूल हैं, बड़े स्कूल, वहाँ से भी बच्चे आए हैं। एक मैसेज कुछ जो आप देना चाहें सभी बच्चों को जिन्होंने बढ़िया परफॉर्म किया या जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपनी सहभागिता निभाई और ग्लोबली चीज़ों को सीखा है, ग्लोबल मुद्दों पर बात की है? Yes, I would like to congratulate all the schools, their principals, their teachers who are training their children so beautifully. And my message to all of them is, after all, when we organize this Model G20 Summit, as Indians, we strongly believe in this Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. तो फिर लड़ाई किस बात की, फिर डिफरेंसेस किस बात के, जब हम सब एक हैं? बस यही मेरा मैसेज है. बिल्कुल, तो देखिए एक बहुत ही शानदार संदेश जो है वो डॉक्टर रुचि सेठ ने दिया है और एलन हाउस स्कूल में इस G20 थीम पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसने बच्चों को देश दुनिया की तमाम चीज़ों को सिखाया है। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी, के न्यूज़ इंडिया। G20 समिट, इसने भारत देश का नाम तो पूरी दुनिया में रोशन किया ही, लेकिन इसके साथ साथ अब इसी G20 की थीम पर इवेंट करके भारत देश के बच्चे भी काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। और इसी कड़ी में एलन हाउस स्कूल में ये देखिए समिट का आयोजन किया गया, जहां पर अलग अलग स्कूलों से बच्चे आए हैं। इस इवेंट में उन्होंने हिस्सा लिया है, अलग अलग देशों को रिप्रेजेंट किया है, काफ़ी कुछ नया सीखा है। कुछ बच्चे हमारे साथ में इसी इवेंट से जुड़े मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि ये इवेंट उनके लिए कितना खास है और इस इवेंट से उन्हें क्या कुछ सीखने को मिला है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शिवांग शुक्ला। शिवांग, ये इवेंट है, आप दूसरे स्कूल से हैं, आप कौन से स्कूल से हैं? मैं सीट आनंदराम जयपुरिया स्कूल से। ये बताइए कि आपने यहाँ पर क्या सीखा, क्योंकि आप अपने स्कूल में तो अपने जो आपके साथी होंगे छात्र, उनसे कंपटीशन फील करते होंगे, लेकिन यहाँ पर आपका जो कंपटीशन का लेवल है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि अलग अलग स्कूल के बच्चे आपको मिले। जी, जब भी हम किसी दूसरे स्कूल या कहीं और बाहर जाते हैं तो हमको एक और लोगों से इंटरेक्ट करने का एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आइडियाज़ का एक्सचेंज होता है। और यहाँ एज ए एग्जीक्यूटिव बोर्ड हम लोगों को बुलाया गया
उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों ने कई सारे लोगों के साथ बातें करी, बच्चों को जाना, उनके आइडियाज़, उनके थॉट्स, और एक रिसर्च की एनालिसिस करी गई, और कई सारी चीज़ों का एक्सचेंज होता है और कई चीज़ें जानने को मिलती हैं। कुछ चीज़ें जो हम लोगों को सिखाते हैं और कुछ लोग हमको सिखा कर जाते हैं इसके माध्यम से। बिल्कुल, यानी नए लोगों के साथ मिलकर आप बहुत कुछ नया और भी सीखते हो। और भी बच्चे हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहक सेठ है मैम। मोहक, ये इवेंट आपको क्या कुछ सिखा गया सबसे पहले तो ये, और आप कौन से स्कूल से हैं? मैडम मैं शीलिंग हाउस स्कूल से हूँ। अभी मैं पटियाला में थापर में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ये इवेंट मैं MUN सेक्टर में पिछले 5 साल से हूँ। मैंने करीब 25-27 MUNs कर रखे हैं। मैं करंटली यहाँ पर एज प्रेसिडेंट आया हूँ एंड आई कैन सी कि यहाँ पर लोग कितने एफर्ट्स डालते हैं, कितने अच्छे से रिसर्च करके अपने व्यूज़ प्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल, और देखिए जिस तरीके से इवेंट बड़ा है, एक मकसद बड़ा है, उसके लिए बड़ी रिसर्च की ज़रूरत होती है, जो इन बच्चों ने कर दिखाया है। जैसा कि मोहक ने बताया कि वो कई सारे MUN में पहले भी हिस्सा ले चुके हैं, यहाँ पर एज अ प्रेसिडेंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी बताइए कि आपने यहाँ पर किस मुद्दों को लेकर बात की, आप कौन सी कमेटी से थे, उसके बारे में भी कुछ विस्तार से बताइए। जी, हम अभी हम्पी कल्चरल मीट में थे और वहाँ पर हम लोगों ने जो माइनॉरिटीज़ को उनकी राइट्स नहीं मिल रही थी उसके बेसिस पे हम लोगों ने डिस्कस किया। जैसे कि अभी जो मुद्दा एकदम से उठा था वो मणिपुर क्राइसिस उठा था। मणिपुर में जो कुकीज़ को और मेतीस को दिक्कतें हो रही थी उसके बारे में हम लोगों ने इस फोरम में डिस्कस किया था। बिल्कुल, देखिए मणिपुर का मुद्दा देश में काफ़ी ऊपर उठा, विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा, और देखिए अब बहुत ज़रूरी हो गया है कि इन मुद्दों पर आप लोग भी समझें कि आखिर असल क्षेत्रों की समस्या क्या है। जैसे मणिपुर में इन दोनों ही समुदायों के बीच में विवाद बहुत पहले से रहा है, तो इसके बारे में आपको पढ़कर मतलब आपको लग रहा है कि आप एक अभी आप यहाँ से हैं लेकिन अलग अलग राज्यों के बारे में, अपने देश के बारे में आप समझ पा रहे हैं। जी, यहाँ पर हम लोगों ने जो डिस्कशन हुआ, डिलिब्रेशन हुआ, हम लोगों ने कई सारे लोगों के व्यूज़ सुने मणिपुर के बारे में, और मणिपुर का जो मुद्दा है उसकी तह क्या है, उसकी जड़ क्या है, रूट कॉज क्या है। ये जो मणिपुर का मुद्दा जो माइनॉरिटीज़ इशू फेस कर रही है, मेतीस और कुकीज़, वो ये इशू कोई आज कुछ वर्षों से नहीं है, ये बहुत पुराना इशू है। इसके पीछे एक बहुत पुराना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। तो आज की अगर हम किसी कंसेंसस पर आते हैं उससे पहले हम लोगों को उन सारे एस्पेक्ट्स पर भी डिलिब्रेशन करनी चाहिए, जो यहाँ पर एज अ वाइस प्रेसिडेंट मैंने बच्चों को करते हुए देखा। बिल्कुल बिल्कुल, यानी किसी भी चीज़ को सिर्फ सुनकर उस पर काम नहीं करना है, बल्कि उस पर खुद रिसर्च करनी है, एक जानकारी हासिल करनी है, उसके इतिहास को पढ़ना है, उसके बाद ही सच जो है वो सामने आता है। और भी लोग हमारे साथ में मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम भव्य मेहरोत्रा है। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट फॉर द इंटरनेशनल प्रेस कमेटी जर्नलिज्म। अच्छा, अरे वाह, जर्नलिज्म से थे। तो देखिए जब कोई बड़ा मुद्दा देश में उठता है, मणिपुर का मुद्दा था, ऐसे मामलों में पत्रकारों की भी एक बहुत अहम भूमिका होती है, चौथा स्तंभ देश का कहलाता है। आपने क्या सीखा? अगर आप इन फ्यूचर जर्नलिस्ट बनते हैं तो आप किस तरीके से इन मुद्दों को उठाएंगे? मैम सबसे बड़ी बात इन जर्नलिस्ट की है कि यही हमारी देश का जरिया है न्यूज़ जानने का, और अगर इनको यही बायस रहेंगे तो शायद लोगों तक जो न्यूज़ एक्चुअली पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाएगी। बिल्कुल, यानी बायस नहीं होना है, मुद्दों पर ठीक तरीके से बात करना है। और भी लोग हमारे साथ में हैं और लोगों से भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? समीक्षा भंडारी। समीक्षा, आपने इस इवेंट में क्या रिप्रेजेंट किया? क्या प्रेसिडेंट थी कुमारकम शेरपा मीटिंग की, तो मैंने कमेटी मॉडरेट करी जिसमें देश विश्व के काफ़ी लोग थे, काफ़ी डेलीगेट्स थे, एज डिप्लोमैट्स थे। तो ये जान के बहुत खुशी हुई कि आजकल के बच्चों के क्या ओपिनियंस हैं। बिल्कुल, देखिए आप लोग नेशनल स्तर पर चीज़ों को तो समझ रहे हैं, लेकिन नेशनल के साथ साथ ये जो इवेंट होता है इसमें इंटरनेशनल लेवल पर भी काफ़ी सारी चीज़ों को देखने को मिलता है। तो ये आप लोगों को कहीं ना कहीं आपकी नॉलेज को काफ़ी इन्हांस कर रहा है। तो यस मैम, एकदम यही होता है कि नॉलेज बहुत इन्हांस होती है। आपको सिर्फ अपनी कंट्री के बारे में नहीं और भी मतलब पूरे वर्ल्ड के बारे में पता चलता है। छोटी से छोटी कंट्री जिसको लोग ध्यान भी नहीं देते, उन कंट्रीज़ के बारे में भी बात होती है, उनके ओपिनियंस को सीरियसली लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए सभी देशों का पक्ष समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी मुद्दे पर हर एक की राय जानना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। और इस इवेंट को कर कर अलग अलग देशों की जिम्मेदारी तो इन्होंने निभाई, इसके साथ ही इन्होंने यहाँ पर जर्नलिज्म के भी कई सारे बच्चे थे जिन्होंने जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई और सीखा कि कैसे अपने काम को बखूबी पूरा करना है। और आगे चलकर अपने फ्यूचर में आप कोई भी जॉब करें, किसी भी प्रोफाइल पर काम करें, आप बस उसमें महारत हासिल की होनी चाहिए और अपना परफेक्ट देना चाहिए। इस इवेंट के माध्यम से एलन हाउस स्कूल के बच्चों के साथ साथ जो बाकी के स्कूल जिन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है वो सब कुछ इनको सीखने को मिला है। कैमरामैन सुरेन के साथ मैं गरिमा वाजपेयी के न्यूज़ इंडिया।
अब बात अगली अहम खबर की। खबर कानपुर से है, जहां इंडस्ट्रियल एरिया दादानगर स्थित गोल्डी मसाले के कॉर्पोरेट ऑफिस में औद्योगिक मंत्री नंद कुमार गुप्ता उर्फ नंदी ने पहुंचकर संचालन की प्रक्रिया जानी है और बेहतर रख रखाव, साफ सफाई व कुशल प्रबंधन के लिए गोल्डी मसाले के निदेशक समेत सभी पदाधिकारियों की भूरि भूरि प्रशंसा करते हुए आगामी भविष्य में नवीन कीर्तिमान स्थापित करने की शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर कंपनी के निदेशक सुरेंद्र गुप्ता और गोल्डी मसाले ग्रुप डायरेक्टर सोम गोयनका ने औद्योगिक मंत्री का साल ओढ़ाकर उनका स्वागत किया। इस मौके पर सोम गोयनका ने कहा कि आगामी भविष्य में मसाला प्रबंधन में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अनुबंध व नवगठित एडवाइजरी कमेटी के विस्तार के बारे में बताया। इस अवसर पर विजय कपूर, दिनेश बारसिया, आलोक सेठ, नमन सक्सेना, केदारनाथ गुप्ता, रामजी अग्रवाल आदि लोग उपस्थित रहे। 2014 में 90% से ज़्यादा सीट मिली उत्तर प्रदेश को। 2017 देखेंगे तो उससे ज़्यादा हो गया। आज़ादी के बाद पहली बार 325 सीट। 2017 के बाद 2019 पिछली बार से ज़्यादा बहुमत से आए प्रधानमंत्री जी दोबारा। 2019 के बाद 2022 का जब हम उठा करके डेटा देखते हैं, रिकॉर्ड देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा वोट जीतने का रिकॉर्ड हमारे पास, सबसे ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज हमारा है। तो निश्चित रूप से 2024 में भी हम प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। हिंदुस्तान को प्यार करने वाला हर व्यक्ति, हिंदुस्तान को ऊंचाई पर देखने वाला हर व्यक्ति, और इंडस्ट्री लगाने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा माहौल है। और कानपुर जो उत्तर प्रदेश का मुंबई कहा जाता था, उत्तर प्रदेश की जीडीपी में बहुत बड़ा अच्छा योगदान रहता था, वैभव, वो सारी चीज़ें फिर से वापस हो। यहाँ के इंडस्ट्रीज बहुत उत्साही और बहुत ऊर्जावान हैं और अपनी क्षमता से बढ़ करके काम करने वाले लोग हैं। पूरी हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, देश को इंडस्ट्रीज को अपने यहाँ मौका देने के लिए आतुर भी है और सारी तैयारी के साथ काम कर रही है। 55 साल के व्यापारिक यात्रा में ऐसा सुखद अनुभव कभी नहीं हुआ। आज हमें लग रहा था कि हम किसी मंत्री से बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने किसी नेता से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमको ऐसा लग रहा था कि हम उद्यमियों का, हम व्यापारियों का, हम छोटे लोगों का, और वहां से यहाँ तक की जो यात्रा हम या हमारे जैसों ने तय करी है, उनका दर्द हमारे मुंह की बजाय हमारे भाई जो मंत्री के रूप में आज गोल्डी मसाले के इस कारपोरेट ऑफिस में पधारे हैं, वो मुंह से हमारा दर्द बोल रहे थे और उन्होंने भी उस दर्द को क्योंकि महसूस किया था और आज उसकी वजह से भगवान पर भरोसा रखने वाले सनातन धर्म के अनुयायी का ही कारण है कि आज वहां से चल के वो यहाँ तक पहुंचे हैं। हम भोलेनाथ से, माँ गौरा से नवरात्रि में प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कर्मठ व्यक्ति को मंत्री नहीं और आगे तक ले जावे। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब बात अगली अहम खबर की करेंगे। हरदोई में लोक जागरण अभियान प्रशिक्षण शिविर कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव पहुंचे, जहां हजारों की संख्या में सपा कार्यकर्ताओं व नेताओं की भीड़ उमड़ी। अखिलेश ने भाजपा के खिलाफ जमकर आक्रोश भी व्यक्त किया। वहीं इंडिया गठबंधन को लेकर नरम रुख भी दिखाया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कहा कि ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं किसी के पिता या बहन के बारे में ना कहूं। जो खिसिया जाते हैं वही यह बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि गठबंधन नहीं करना था तो बुलाया ही क्यों था। यदि मेरा नेता कोई टिप्पणी करे तो मैं उसे रोकूंगा। बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ट्रैफिक व्यवस्था में अवरोध बन रहे सांडों को लेकर कटाक्ष भी किया। उन्होंने कहा कि 3.5 लाख वोटों की कमी से सपा सरकार नहीं बना पाई। बूथ कार्यकर्ताओं से मेहनत कर बूथ जीतने की भी उन्होंने अपील की। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उससे पूंजीपतियों की ही जेब में पैसा जाएगा, लेकिन मैंने जो आगरा एक्सप्रेसवे बनाया उससे सरकार का खजाना भरा है। उन्होंने शिविर में आए कार्यकर्ताओं को जीत का संकल्प भी दिलाया। बहुत ही वरिष्ठ नेता और कई लोकसभा के
इसका तो जवाब कोई दे दे मुझे। अगर गठबंधन नहीं करना था मुझे बता देते आप कि आपको गठबंधन नहीं करना। मान लीजिए इंडिया गठबंधन एक फैसला लिया कि ये जो टीवी जर्नलिस्ट हैं जो बैठते हैं टीवी पे, हम इनको बॉयकॉट करते हैं, हम इनको नहीं बैठेंगे इनके साथ। हमें भी इस तरह बता देते कि प्रदेश स्तर पे हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, इंडिया स्तर पे जो चुनाव होगा या भारत का चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव, उस समय गठबंधन होगा। आपने बुलाया, आपने बातचीत की, हमने अपनी परफॉर्मेंस बताई और उसके बाद आपने हमारे नेताओं को रात के 1 बजे तक बैठाया। तो आखिरकार क्यों आपने ऐसा किया? अगर उन्होंने ऐसा किया है तो गलत किया है, उसका जवाब उनके पास नहीं है, इसीलिए उनकी भाषा बदल जा रही है। अगर हमारी पार्टी का कोई नेता कोई गलत ट्वीट करे, कोई गलत भाषा इस्तेमाल करे तो मैं उसको रोकूंगा कि किसी भी पार्टी के बड़े नेता के बारे में इस तरह नहीं करें। ये समाजवादियों की परंपरा नहीं रही है, ये समाजवादी लोग यहाँ हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत है। और नहीं तो सीधा कहते हैं कि समाजवादियों की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। हम आपको वादा करते हैं कि हम एक बार भी गठबंधन की बात नहीं करेंगे। मुझे कांग्रेस के लोग बोल दें कि समाजवादी पार्टी से हमें गठबंधन नहीं करना है, हमसे साजिश और षड्यंत्र ना करें, हमें धोखा न दें। उन्हें अगर इच्छा है गठबंधन करना है तो करें, नहीं गठबंधन करना है तो हमें साफ बता दें, हम अपनी तैयारी करें जिससे हम बीजेपी को हरा सकें। और उन्हें किसी पॉइंट पर ये लगे कि समाजवादियों की ज़रूरत होगी तो डॉक्टर हमारे राम मनोहर लोहिया कह चुके हैं, नेताजी कह चुके हैं कि जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होगी कांग्रेस और जब ज़रूरत होगी उन्हें तो आपको बुलाएंगे, आप मना मत करना, कांग्रेस का साथ दे देना। इसलिए हम अपनी पुरानी परंपरा पे चले जाएंगे। रुक करेंगे अगले अहम खबर का। खबर कवर्धा से है, जहां कुंडा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी पंडरिया विधानसभा की प्रत्याशी भावना बोहरा का भव्य स्वागत किया गया। राष्ट्रीय क्रांति के 10 कांग्रेस कार्यकर्ता ने भावना बोहरा के मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली है। भाजपा ने कुंडा मंडल में एकजुटता दिखाई और कार्यकर्ताओं ने भावना बोहरा को जिताने का भी संकल्प लिया है। इस दौरान भावना बोहरा ने कहा कि चुनाव हमारे बूथ के एक एक कार्यकर्ता लड़ रहे हैं। शराबबंदी को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए कहा कि गांव-गांव में शराब बेची जा रही है। चुनाव जीतने और सरकार बनने के बाद कुंडा क्षेत्र के 7 मंडल में कार्यालय खोलने की बात कही। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनता ने प्रतिक्रिया भी देना शुरू कर दिया है। इसी के चलते बस्तर जिले के जगदलपुर शहर में लोगों ने राजनीतिक पार्टियों के सपोर्ट में अपनी राय रखी है। हमारे संवाददाता जनता के बीच जा पहुंचे, जहां पर लोगों के विचार भी जाने। चुनाव को लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, आपको सुनाते हैं। 2023 का विधानसभा चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। ऐसे में नए लोगों के ऊपर दाव लगाए जा रहे हैं। कई पुराने चेहरों को उतारा गया, साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी सामने लाया गया है। ऐसे में ये लोगों से जानना जरूरी हो जाता है कि अब की बार किसकी सरकार ये बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आम जनता की राय काफी महत्वपूर्ण होती है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम बताएंगे? अशोक मिश्रा। मिश्रा जी, अब की बार प्रदेश में किसकी सरकार बनाना चाहते हैं आप? बीजेपी की सरकार बनाना चाह रहा हूँ। ये जो 5 साल के दरमियान में कांग्रेस ने काम किया है, क्या आप इससे संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट। क्या आपको लगता है कि और भी कुछ विकास कार्य हो सकते थे? बिल्कुल होना चाहिए था विकास कार्य, कुछ नहीं किया कांग्रेस, सफेद झूठ बोला है सिर्फ। किस प्रकार की झूठ की हम यहाँ पर जो है बात कर रहे हैं? छलावा दिया है ना किसान लोग को। बोले थे कि जैसे मतलब चुनाव जीतने से पहले कि किसान का कर्जा माफ कर देंगे, किसी का माफ नहीं हुआ है, सब झूठ बात है, सफेद झूठ बोले हैं। मतलब ये जो कहा जा रहा है कि कई किसानों का जो माफ किया गया है कर्जा, ये सही नहीं है आपको लगता है? नहीं है, सही नहीं। चलिए, इनका कहना है कि कर्ज माफी को लेकर के छलावा किया गया है और जो है कर्ज माफी नहीं की गई है। और कुछ लोग हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। ठेला संचालक यहाँ पर है। क्या लगता है सर, अब की बार किसकी सरकार आप लोग बनाना चाह रहे हैं? कांग्रेस सरकार। कांग्रेस की सरकार।
भाजपा की पूर्व में जो 15 साल की सरकार रही है, क्या उसके कार्यकाल में विकास कार्य नहीं हुए थे, या फिर जो है मौजूदा कांग्रेस का जो है कार्यकाल आपको काफी अच्छा लगा? और अच्छा लगा तो किन पहलुओं को लेकर के आप कह रहे हैं कि अगली बार कांग्रेस सरकार? लॉकडाउन में पूरा सरकार अच्छा काम किया है, कांग्रेस सरकार। मतलब स्थिति को अच्छा संभाला, ये कहा जा सकता है। और किन लॉकडाउन में और किस प्रकार के जो है अगला मौका दिया जाए कांग्रेस को तो कर सकती है, और अच्छे करेगी सबके लिए। निर्दलीय उतर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस में भी टिकट को लेकर के मनमुटाव चल रहा है। ऐसे में उनके जो है यहाँ पर जनप्रतिनिधि हैं टीवी रवि, वो निर्दलीय तौर पे चुनाव लड़ने वाले हैं। क्या लगता है, दो पार्टियां आमने सामने हैं, मुख्य राष्ट्र पार्टियां जो है कांग्रेस और भाजपा, साथ ही साथ जनता कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी जो है पूरे मैदान में उतर चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि जो निर्दलीय उतर रहे हैं उनकी जीत की संभावना कितनी हो सकती है, क्योंकि वो भी कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं? कांग्रेस और भाजपा ही सब जानते हैं दोनों पार्टी को, और निर्दलीय तो बहुत कम है चांस। एक और जहाँ देखने को मिल रहा है कि जिस प्रकार से टिकट का वितरण हुआ है, कई लोगों के जो है नाम कटने के बावजूद और साथ ही साथ जो है दावेदारियां पेश की गई थी, उन्हें टिकट नहीं मिल पाया, इस वजह से वो नाराज लग रहे हैं। और खास करके इस विधानसभा जगदलपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय भी उतर रहे हैं, जबकि वो कांग्रेस के जो है बड़े नेता रह चुके हैं। ऐसे में क्या लगता है कि निर्दलीय पार्टी को जीतने की कितनी आशंका है यहाँ पर? नहीं, निर्दलीय को तो कोई अस्तित्व नहीं है। और रही कांग्रेस की टिकट, तो इस सर्वे के बाद ही दिया गया है, और जिसका कार्य 5 साल में बहुत अच्छा रहा है, या जो काम किए हैं और जो हमेशा जनता के साथ जुड़े हैं, उनकी संभावना है। और तो आला कमान भी सोच समझ के टिकट वितरण करता है। क्या लगता है, आपकी बार मिलीजुली सरकार बन सकती है भाजपा कांग्रेस की, या फिर एक तरफा जो है जीत होने वाली है जिस प्रकार से पिछले बारी हुई थी? 75 का तो आंकड़ा नहीं बोलता, लेकिन बहुमत से कहीं ज्यादा रहेगी कांग्रेस सरकार। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर छत्तीसगढ़ के बलरामपुर से है, जहां रामानुजगंज के प्रवास पर पहुंचे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने विधायक बृहस्पति सिंह के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि 2 दिन की तैयारी से चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है और प्रत्याशी चयन के लिए भी कई दौर के सर्वे रिपोर्ट का सहारा लिया जाता है। पार्टी ने 90 में से 83 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। वहीं टीएस सिंहदेव ने वगैरह नाम लेते हुए नसीहत देते हुए कहा कि पार्टी से जिनके जुड़े रहने की भावना है उन्हें पार्टी आलाकमान का निर्णय मानना चाहिए। डिप्टी सीएम बलरामपुर जिले के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल प्रसाद गुप्ता के निधन के बाद उनके परिवारीजनों से मिलने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए कहा कि पार्टी द्वारा 7 सीटों पर प्रत्याशियों के चयन पर भी मंथन जारी है। जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सूची आई है, 83 लोगों के नाम घोषित हुए हैं, 7 लोगों के नाम बाकी हैं। चुनाव के संदर्भ की तैयारी 2 दिन की नहीं हो सकती। एक चुनाव बीता है तो अगले चुनाव की तैयारी चालू हो जाती है। जो आप काम करते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं, ये सतत प्रक्रिया बनी रहती है। ऐसा नहीं होता कि अब चुनाव आ गया तो नया काम चालू होना है। इसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए अब अंतिम समय प्रबंधन का है, तो प्रबंधन के लिए सभी साथ में बैठ के जिम्मेदारियां अपने अपने क्षेत्र में इकाइयों की, पोलिंग बूथ की लेंगे। कांग्रेस से जुड़ने की जिनकी भावना है तो उनको कांग्रेस हाईकमांड का निर्णय स्वीकार करना चाहिए और कांग्रेस परिवार के दायरे में बने रहना चाहिए। व्यक्तिगत बातें अलग होती हैं कि मैं की बात होगी तो फिर वो पार्टी की बात नहीं रह जाती। चर्चाएं कई प्रकार की होती हैं, अपवाद भले हों, लेकिन इस बार की प्रक्रिया में मैंने देखा कि जो निर्णय हुए हैं ये व्यक्तिगत किसी की राय से बहुत कम। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बिलासपुर से है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद शनिवार को कांग्रेस भवन में बिलासपुर विधानसभा की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई, जिसमें कांग्रेसी नेताओं ने बिलासपुर विधानसभा चुनाव में खड़े प्रत्याशियों को जिताने और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक बार फिर बिलासपुर से शैलेश पांडे को कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुना है और हम सब को मिलकर एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है। इसके लिए बूथ स्तर पर जोर शोर से मेहनत करनी होगी और पूर्व विधान सभा चुनाव से ज्यादा मतों से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को जीत दिलानी है। साथ ही निगम के सभी वार्डों में जाकर कांग्रेस का परचम लहराना है। वहीं चुनाव को लेकर हुई इस अहम बैठक में बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे।
विधानसभा चुनाव 2023 के उपलक्ष्य में जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा टिकट वितरण की गई है बिलासपुर में, उस टिकट वितरण के बाद आज पहली बैठक जो है वो कांग्रेस भवन में रखी गई थी। इसमें बैठक में सभी वरिष्ठ नेता, पूर्व जनप्रतिनिधिगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व महापौर, वर्तमान सभी लोग, पार्षद, एल्डरमैन, हमारे सभी जनप्रतिनिधि, हमारे सभी शहर, जिला, ब्लॉक, सभी के कार्यकारिणी के सदस्य, हमारे बूथ के सभी लोग और महिला नेता, युवा नेता और सभी NSUI के सब लोग आज सम्मिलित हुए और एक कंप्लीट बैठक आज की गई है। अब बात अगली अहम खबर की करेंगे। बालोद में चुनावी संखनाद के होते ही गुंदेरदेही विधानसभा से दूसरी बार कांग्रेस प्रत्याशी चुने गए कुंवर सिंह निषाद का सघन दौरा और कार्यकर्ताओं से बैठक का दौर चालू हो चुका है। इस दौरान के न्यूज इंडिया के संवाददाता फिलिप चाको से विधायक कुंवर सिंह निषाद ने खास चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न चुनावी मुद्दों पर बातचीत की। क्या कुछ कहा कुंवर सिंह निषाद ने, आपको सुनाते हैं। चुनावी शंखनाद के शुरू होते ही आज हम पहुंचे हैं गुंडरदेही विधानसभा, जहां पर प्रत्याशी हमारे साथ कुंवर सिंह निषाद हैं, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, जिन पर कांग्रेस ने दूसरी बार विश्वास जताया है। तो हम जानते हैं उनसे कि वो किन मुद्दों को लेकर इस बार मैदान में उतरे हैं। कुंवर सिंह जी, सबसे पहले आपको बधाई हो। धन्यवाद। सर, जिस तरह कांग्रेस ने आप पर दूसरी बार विश्वास जताया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये विश्वास मेरा नहीं, जनता का है। यदि आज सरकार ने विश्वास जताया है या कांग्रेस पार्टी ने विश्वास जताया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने या शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास जताया, ये गुंडरदेही क्षेत्र की जनता का भरोसा है। उनका विश्वास को जो मैंने अर्जित किया, उनको जीता, उसका प्रतिफल है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस विश्वास का इन लोगों ने 2018 के विधानसभा चुनाव में मुझे नेतृत्व करने का अवसर दिया था, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार एक जनप्रतिनिधि जैसा काम करता है, उससे कहीं सोचकर उनसे कहीं ज़्यादा मैंने कोशिश की, प्रयास किया कि सबके विकास कार्यों को कर सकूं, सबके सुख दुख में सहभागी बन सकूं और सबके साथ एक सामंजस्य बना के काम कर सकूं। और उसी का प्रतिफल है कि इनके विश्वास, इनके उम्मीद पर खरा उतरा हूं और आज दोबारा प्रत्याशी बनकर इस मैदान पे उतरा हूं। सर, किन मुद्दों को लेकर आप इस वक्त चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दा सबसे बड़ी बात तो है कि विकास है। विकास जो 15 साल बनाम 5 साल हम लोग बोलते हैं, इन 5 सालों में 2 साल अगर हम देखें तो निश्चित ही कोरोना का जो वैश्विक महामारी था वो पूरा देश ने उसको सफ़र किया है। उसमें भी यदि हमने अपने काम का आकलन देखो तो 3 सालों में जो काम छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार ने जो किया है, 15 साल में अगर बीजेपी की सरकार बता दें, चाहे वो किसानों के लिए हो, चाहे युवाओं के लिए हो, या फिर व्यापारियों के लिए, या नौकरी पेशा के लिए हो, या फिर आम जनता के लिए, जो काम आज धरातल पर दिखता है अभी आपको, चाहे किसान हमारे अन्नदाता हैं और सारे लोग, चाहे वो नौकरी पेशा हो या व्यापार से जुड़े हैं, रोजगार से जुड़े हैं, सब कहीं ना कहीं किसान के परिवार से हैं। यदि हमने किसान को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया है तो वो आर्थिक जो संपन्नता आई है वो हमारे बच्चों के चाहे शिक्षा में हो या अन्य चीज़ों पे लेने में हो या गाड़ी मोटर खरीदने में हो या घर बनाने में, तो ये आर्थिक रूप से संपन्न बनाने का काम सरकार ने किया है और वहीं से विकास की शुरुआत हुई है। लगता है कि कुछ अगर काम विकास के क्षेत्र में अगर कुछ बच गए हों, मैं आश्वस्त करता हूं कि सभी काम संभव नहीं कि एक कार्यकाल में पूरा हो। मैं आश्वस्त करता हूं क्षेत्र की जनता को कि जिस उम्मीद के साथ मुझे फिर दोबारा आपके आशीर्वाद से प्रत्याशी बनाया गया, आपके आशीर्वाद से दोबारा चुनकर आता हूं, तो बचे हुए काम चाहे शिक्षा के हों, स्वास्थ्य के हों, बिजली या सड़क में कोई बच गया होता उसे जरूर मैं पूरा करूँगा। ये वादा मैं आप सबसे करता हूँ। रुक रहेंगे अगली अहम खबर की। सूरजपुर छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा होने के बाद से प्रत्याशी जहां जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वहीं सूरजपुर के प्रेमनगर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी खेलसाय सिंह ने पहले दिन ही नवरात्रि के सप्तमी को अपना नामांकन पत्र खरीद कर एक सेठ निर्वाचन अधिकारी को जमा कर दिया। बता दें कि खेलसाय सिंह के ऊपर फिर से पार्टी ने भरोसा जताते हुए तीसरी बार अपना प्रत्याशी बनाया है। उनके नाम की घोषणा के बाद अपने समर्थकों के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया और विधानसभा चुनाव में अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 5 साल में जितना काम किया है, 15 साल भाजपा ने उतना काम नहीं किया है। वहीं भाजपा प्रत्याशी से कितना टक्कर रहेगी के सवाल पर कहा कि वो तो पहले कांग्रेस में थे, वहाँ तो मेरे से पूछकर भाजपा में गए हैं, उसी से अंदाज़ा आप
लगा लीजिए। तो फॉर्म भरने का भी कुछ मुहूर्त होते हैं, उन मुहूर्त के हिसाब से हम लोगों ने तय किया था, सभी पदाधिकारी मिलकर के कि कौन सा अच्छा दिन होगा, और 21 तारीख को ही चुना गया था, इसलिए आज हम लोगों ने फॉर्म भरा। सामने आपके भुलन सिंह हैं, किस तरह से भुलन सिंह को लेते हैं, और भुलन सिंह का कहना है कि विधायक जी चुनाव तक सक्रिय रहते हैं, उसके बाद फिर 4 साल रायपुर या फिर घर में ही रहते हैं, उसके जिससे यहाँ पे प्रेम नगर में उस तरह से काम नहीं हो पा रहे हैं जितना होना चाहिए था। अगर मैं क्षेत्र में नहीं रहता तो आज इतना बड़ा काम कहाँ से होता है। आज बता दें कि तो काम हम गिना दें तो बता ही नहीं पाएंगे, और हम लोग अभी जितना विकास का हुआ है, जितने काम हुए हैं उनको हम देंगे, जनता तक पहुँचाएँगे। वो तो बताएं 15 साल जब सत्ता थी यहाँ पर वो कितना काम हुआ तो उस समय तो बताएं। अभी तो हम लोग दोनों को तुलना करेंगे, तुलना में बहुत अच्छे रहेंगे। जैसे अब ये सोसाइटी वाला 10 रहे, आज 23 हो गए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिलासपुर से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अब पार्टी में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। बिलासपुर जिले के मस्तूरी विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर कृष्णा मूर्ति बांधी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है। आपको बता दें, जिला पंचायत सदस्य चांदनी भारद्वाज ने पार्टी छोड़कर जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिया है। शनिवार को बिलासपुर प्रेस क्लब में चांदनी भारद्वाज ने पत्रकारों से अपनी बात करते हुए आपबीती सुनाई। प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि वह लंबे समय से मस्तूरी विधानसभा में एक्टिव हैं। उनकी मां कमला देवी पाटले जांजगीर से सांसद रही हैं। उनका पूरा परिवार भाजपा से जुड़ा हुआ है। वो खुद अपनी शादी के बाद से भाजपा कार्यकर्ता के रूप में काम करती रही हैं। इस दौरान मस्तूरी से वह जनपद अध्यक्ष भी बनी, जिसके बाद भी पार्टी ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दिया है। भाजपा में पूछ परख नहीं होने से उन्हें घुटन महसूस हो रही थी, जिसके कारण उन्होंने पार्टी छोड़ना मुनासिब समझा। जोगी पार्टी में शामिल होकर समाज सेवा राजनीति का रुक करेंगे अगली अहम खबर का। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा ने हाईकोर्ट बिलासपुर में नवनियुक्त अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में न्यायाधिपति रविंद्र कुमार अग्रवाल को मुख्य न्यायाधिपति कोर्ट में शपथ दिलाई। इस दौरान उच्च न्यायालय के समस्त न्याय अधिपतिगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता, अधिवक्तागण, रजिस्ट्री अधिकारीगण सहित पुलिस महानिरीक्षक, जिलाधीश एवं पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बिलासपुर से है, जहां ट्रेनों के जरिए अवैध मादक पदार्थों का परिवहन करने वाले तस्करों पर जीआरपी की टीम ने बड़ा एक्शन लिया है। टीम ने ट्रेन के माध्यम से अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी करने वाले एक आरोपी को अपने कब्जे में लेकर गांजे की बड़ी खेप को बरामद किया है। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति उड़ीसा से अवैध मादक पदार्थ गांजे की तस्करी कर उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में खपाने ले जा रहा है। पुलिस ने उत्तर प्रदेश से निवासी बिमलेश कच्छप को संदिग्ध मानकर पूछताछ की तो उसके कब्जे से 2 बैग में 15 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया। टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। देश की बात में बात करेंगे अगली अहम खबर की। खबर राजस्थान से, जहां ग्रेटर नगर निगम मनमानी का आलम यह है कि एक निर्माण पर गार्ड नियुक्त करने के आदेश न तो जोन उपायुक्त ने दिए और न ही सतर्कता शाखा उपायुक्त ने। आपको बता दें कि ग्रेटर नगर निगम के झोटवाड़ा जोन के क्षेत्राधिकारी स्थित भूरा पटेल नगर के भूखंड संख्या 4 में बन रही दुकानों पर गार्ड नियुक्त करने का मामला सामने आया है। मौके पर नियुक्त गार्ड ने बताया कि मुझे लिखित आदेश सतर्कता शाखा उपायुक्त से प्राप्त हुए हैं तथा आदेश मिले हैं कि उक्त निर्माण पर किसी भी प्रकार की निर्माण गतिविधियां संचालित न हों।
रुक करेंगे अगली खबर की। हरियाणा के रेवाड़ी स्थित कुछ उन स्कूलों की बात करते हैं जहां आज सुबह के सत्र में ग्रुप डी की सीईटी परीक्षा कड़े सुरक्षा प्रबंधों के बीच शुरू हुई। सुरक्षा के लिहाज से जिले के सभी 60 परीक्षा केंद्रों पर 500 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू की गई और सघन चेकिंग के बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश करने दिया गया। परीक्षा केंद्र में परीक्षा को नकल रहित बनाने के लिए जैमर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। हरियाणा सरकार और स्थानीय पुलिस द्वारा दी गई निःशुल्क बस सेवा और अन्य सुविधाओं के लिए परीक्षार्थियों ने हरियाणा सरकार का धन्यवाद किया। मैं सेंटर मेरा रेवाड़ी है और हरियाणा सरकार की तरफ से जो अब की बार बसों में फ्री सुविधा दी जा रही है वो बहुत ही सराहनीय कदम है हरियाणा सरकार का। किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, हमें अच्छे से हमें सारी बस की सुविधा मिली है, बहुत अच्छे बंदोबस्त कर रखे हैं। और सबसे अच्छा तो ये है कि हर जिले के अंदर जो BR अम्बेडकर संस्था है उन्होंने भी बहुत अच्छा प्रबंध कर रखा है। परीक्षार्थियों के लिए रुकने का अच्छा प्रबंध है, खाने पीने की अच्छी व्यवस्था है, हर जगह सुविधा है। और जो हमारी हरियाणा पुलिस है वो भी बड़ा अच्छा सराहनीय कदम है, कदम कदम पर वो निगरानी किए हुए हैं। तो देश की बात में आज मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख